हमारी भारत सरकार ऐसा नियम लाने जा रही है जिससे आप सब 5 साल में केवल एक बार घर से बाहर निकलेंगे। अरे डरिए नहीं, 5 साल का फिर से लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है, लेकिन हमारी भारत सरकार मल्टीपल इलेक्शन पर जरूर लॉकडाउन लगाने जा रही है। अब तक आपको अपनी गवर्नमेंट चूज करने के लिए मल्टीपल टाइम्स पोलिंग बूथ पर जाकर वोट देना पड़ता था, लेकिन इस नियम के लागू होने के बाद यानी वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद आपको 5 साल में केवल एक बार ही वोट डालने का मौका मिलेगा। लेकिन आखिर वन नेशन वन इलेक्शन है क्या जिसको मोदी सरकार लागू करना चाहती है, और क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे भारत को फायदा हो सकता है या फिर इससे केवल नुकसान ही नुकसान होने वाला है? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। हमें वन नेशन वन इलेक्शन समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे भारत देश में इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं और यह सारे इलेक्शन कितने स्तर पर होते हैं। देखिए, हमारे देश में होने वाले चुनाव मेनली 3 स्तर पर होते हैं। पहले स्तर पर चुनाव होता है सेंट्रल लेवल पर, दूसरे स्तर पर चुनाव होता है स्टेट्स लेवल पर और तीसरे स्तर पर चुनाव होता है लोकल एरिया यानी लोकल बॉडीज के स्तर पर। अगर हम बात करें पहले स्तर यानी सेंट्रल लेवल इलेक्शन की, तो इसमें पहला इलेक्शन राष्ट्रपति का, दूसरा उपराष्ट्रपति का और तीसरा राज्यसभा का इलेक्शन होता है। इन तीनों ही इलेक्शन में भारत की जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है, बल्कि उसके द्वारा इलेक्ट किए गए मेंबर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के मेंबर के लिए वोट करते हैं। तो फिर आज की वीडियो में हम इन तीनों ही इलेक्शन की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है और वैसे भी इन तीनों ही इलेक्शन का वन नेशन वन इलेक्शन से कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। लेकिन सेंट्रल लेवल पर एक और चुनाव होता है जिसका डायरेक्ट रिलेशन जनता से होता है, और वो होता है लोकसभा का चुनाव, जहां पर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं और हमारे द्वारा चुने गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना एक नेता चुनते हैं जो देश का पीएम होता है। देखिए, हमारा देश यूनिफेडरल है, इसका मतलब हमारे देश में पावर यूनियन और स्टेट्स में डिवाइड है, लेकिन मोस्टली पावर यूनियन को ही दी गई है। एग्जाम्पल के तौर पर 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट को एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन यदि फ्यूचर में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आता है जिसके बारे में इस लिस्ट में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो फिर उस सब्जेक्ट पर एक्ट बनाने की ऑटोमेटिकली पावर यूनियन गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आप यूएसए का एग्जांपल ले सकते हैं। वहां पर इसका जस्ट अपोजिट होता है। यूएसए एक फेडरल स्टेट्स है, यानी वहां की राज्यों को यूनियन से ज्यादा पावर दी गई है, और ठीक ऐसा ही नियम स्विट्जरलैंड में भी है। और अब बात करते हैं दूसरे स्तर पर यानी स्टेट्स लेवल पर। यहाँ पर भी 2 स्तर पर चुनाव होते हैं, पहला विधानसभा और दूसरा विधान परिषद का चुनाव। विधानसभा इलेक्शन में हम एमएलए यानी विधायक को इलेक्ट करते हैं, जो आपसी सहमति से अपना एक नेता चुनते हैं जो उस स्टेट्स का सीएम होता है। और अगर बात करें विधान परिषद की, तो यह व्यवस्था भारत के सभी राज्यों में लागू नहीं है। यह व्यवस्था केवल कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे स्टेट्स में लागू है। 2019 के पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी विधान परिषद हुआ करती थी, लेकिन 2019 के बाद यूटी में शामिल होने के कारण वहां की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। चूंकि विधान परिषद भारत के सभी स्टेट्स में तो है नहीं, और इस परिषद के विधायक के इलेक्शन में राज्य के नागरिक का डायरेक्ट कोई भी रोल नहीं होता है, तो फिर इसके इलेक्शन का वन नेशन वन इलेक्शन से भी कोई मतलब नहीं है। अब हम आते हैं अंतिम स्तर के इलेक्शन यानी लोकल एरिया और लोकल बॉडीज के इलेक्शन पर, जिसमें हम ग्राम पंचायत का चुनाव या फिर म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव या फिर मेयर को इलेक्ट करने के लिए चुनाव कराते हैं। 1951 में जब पहली बार इलेक्शन कराए गए, तब उस टाइम इस स्तर पर कोई भी इलेक्शन कराने की व्यवस्था नहीं थी। इसका मतलब उस टाइम केवल सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर चुनाव होते थे। लेकिन बाद में चलकर 1993 में 73वां व 74वां संविधान संशोधन करके इस स्तर के चुनाव को ऐड कर दिया गया। तब से हमारे देश में मेनली 3 स्तर पर चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में 8 मेंबर की कमेटी को गठित किया गया, जिसका काम एक रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को पेश करना है कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और इससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। और इन 8 मेंबर्स में से एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, जो इस कमेटी को लीड करेंगे, और बाकी सारे 8 मेंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। तो फिर आइए जानते हैं कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। देखिए, हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। इलेक्शन की ड्यूरेशन तो फिक्स है, लेकिन ये लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन आपस में कोऑर्डिनेट नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होना है, लेकिन भारत के कुछ राज्यों में विधानसभा का इलेक्शन इस साल यानी 2023 में होने वाला है। जैसे कि नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम के इलेक्शन होने वाले हैं, और दिसंबर 2023 में राजस्थान और तेलंगाना स्टेट्स के इलेक्शन होने वाले हैं। ये सारे ही इलेक्शन जिसमें लोकसभा का इलेक्शन आता है
भारत के सभी राज्यों का भी इलेक्शन आता है। इन सारे ही इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है। जब एक ही बॉडी इन सारे इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है तो फिर इनकी टाइमिंग अलग अलग क्यों है? इन्हीं इलेक्शन की टाइमिंग को एक साथ कंडक्ट कराने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार किया जा रहा है। इससे होने वाले फायदे और नुकसान की चर्चा हम वीडियो के आगे भाग में करेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं क्या वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया बिल्कुल ही न्यू है क्या? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया इतना भी न्यू नहीं है। सर्वप्रथम इसका आइडिया 1983 में इलेक्शन कमीशन के द्वारा सजेस्ट किया गया था। उसके बाद 1999 में लॉ कमीशन को हेड करने वाले जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी ने अपनी 107th रिपोर्ट में इसको मंजूरी दी थी और इसके बाद बीजेपी ने अपने 2014 के मैनिफेस्टो में और 2019 के मैनिफेस्टो में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की बात की थी और इसी कारण से समय समय पर मोदी जी इसकी चर्चा करते रहते हैं। एक और विषय है और वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है, वो चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भारत में पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था और उस साथ सेंटर के चुनाव और स्टेट के चुनाव एक साथ ही कंडक्ट करवाए गए थे। लेकिन आज ये चुनाव अलग अलग हो रहे हैं। आखिर कब सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो गया? स्टार्टिंग में कांग्रेस लोकप्रिय पार्टी हुआ करती थी, जिसके कारण से सेंटर में भी कांग्रेस रूल करती थी और स्टेट्स में भी कांग्रेस रूल करती थी। लेकिन यह साइकिल 1959 में तब ब्रेक कर गई जब पहली बार केरला में प्रेसिडेंट रूल को 1959 में इम्पोज कर दिया गया। 1967 तक सेंटर और स्टेट के इलेक्शन साथ में होते रहे, लेकिन जैसे जैसे स्टेट्स में रीजनल पार्टी ग्रो करती चली गई वैसे वैसे कांग्रेस की पकड़ स्टेट्स में कमजोर पड़ गई, जिसके कारण से कई स्टेट की असेंबली को डिसॉल्व करके वहां पर फिर से इलेक्शन कराए गए। तब से ही सेंटर और स्टेट्स के चुनाव अलग अलग होने लगे। अगर आप पूरी दुनिया पर नजर डालेंगे तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन केवल 3 देशों में ही प्रैक्टिस किया जाता है और उन 3 देशों के नाम हैं स्वीडन, बेल्जियम और साउथ अफ्रीका। स्वीडन में इलेक्शन 4 सालों में एक बार सितंबर मंथ में और केवल एक ही दिन में कंडक्ट करा लिए जाते हैं। आप इससे जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा कि भारत देश में भी एक ही दिन में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भारत देश में एक ही दिन में इलेक्शन कंडक्ट करा लिए जाएं, क्योंकि स्वीडन कंट्री की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1 करोड़ है, जबकि भारत में केवल दिल्ली की ही पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3 करोड़ है। और रिसेंटली 2017 में हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने भी सेंटर और स्टेट के इलेक्शन साथ में कंडक्ट कराने के ऑर्डर दिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ नेपाल ने कंसर्न रेज किया, जिसके कारण से वहां के इलेक्शन 2 फेज में डिवाइड कर दिए गए। कहीं ऐसे ही इश्यूज इंडिया में तो क्रिएट नहीं हो जाएंगे? तो फिर आइए जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर और अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट दिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फेवर में दिए जाने वाले आर्गुमेंट्स की। इसके फेवर में सबसे मजबूत तर्क दिया जाता है गवर्नेंस को लेकर, यानी इंडिया में हर साल किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन रहता ही है, जिसके कारण से हमारी गवर्नमेंट हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहती है। और आप सभी ने विपक्ष को मोदी गवर्नमेंट पर यह आरोप लगाते सुना होगा कि मोदी जी हमेशा अपनी पार्टी के लिए विभिन्न राज्यों में रैलियां करते रहते हैं। और दूसरा तर्क दिया जाता है पॉलिसी पैरालिसिस। इसका मतलब ये हुआ जब सेंटर या स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं तब इलेक्शन कमीशन द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया जाता है और तब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने की वजह से गवर्नमेंट कोई भी नई पॉलिसी को क्रिएट नहीं कर सकती है, जिससे कि ऐसा लगे कहीं उसने इस पर्टिकुलर चुनाव को जीतने के लिए इस पॉलिसी को क्रिएट किया हो। और तीसरा तर्क गवर्नमेंट स्टाफ को लेकर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन के पास खुद का इतना स्टाफ फोर्स नहीं होता है कि वह पूरे चुनाव को एक साथ कंडक्ट करवा सके, जिसके कारण से आपने देखा होगा जनरली पोलिंग टाइम पर टीचर्स की ड्यूटी और कुछ रेलवे स्टाफ की ड्यूटी और कुछ अन्य विभाग के ऑफिसर्स की ड्यूटी इन इलेक्शन को कंडक्ट कराने में लगाई जाती है। और हमारी स्टेट पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस पर भी इन इलेक्शन को निष्पक्ष कंडक्ट कराने का अत्यधिक दबाव रहता है। एक मोटा मोटा अनुमान है कि 2019 के इलेक्शन में लगभग 10 लाख पोलिंग स्टेशन और 1 करोड़ स्टाफ लगाए गए थे इस इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। आप सोच सकते हैं 1 करोड़ यह कितना बड़ा नंबर है। इतनी तो कई कंट्रीज की पॉपुलेशन भी नहीं होती हैं जितना कि यहाँ स्टाफ लगा दिए जाते हैं एक इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। तो इसलिए अगर इलेक्शन 5 सालों में केवल एक बार ही होते हैं तो टीचर्स और रेलवे स्टाफ को अपना काम केवल 5 साल में एक बार ही छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा उनको यह काम 5 साल में 2 से 3 बार करना पड़ता है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण तर्क दिया जाता है इलेक्शन कंडक्ट कराने की कॉस्ट को लेकर। देखिए, इलेक्शन कंडक्ट कराने में मेनली 2 खर्चे होते हैं।
एक गवर्नमेंट का पैसा जो इलेक्शन कंडक्ट कराने में खर्च होता है और दूसरा बड़ा खर्चा कैंडिडेट करता है उस इलेक्शन को जीतने के लिए। 1951-52 में जब पहली बार इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे तब उस टाइम 1854 कैंडिडेट खड़े हुए थे इलेक्शन लड़ने के लिए। तब उस साल इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए 11 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और वहीं 2014 के इलेक्शन में 3870 रुपए इलेक्शन कमीशन के द्वारा खर्च किए गए। मतलब आप नोटिस कर रहे हैं 1951-52 में 11 करोड़ रुपए और वहीं 2014 में 3870 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और अगर राज्यों की बात करें तो 2014 में एक राज्यों में चुनाव कराने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए इलेक्शन कमीशन के द्वारा खर्च किए जाते हैं। ये जो मैं सारे अमाउंट बता रहा हूँ इसमें केवल इलेक्शन कमीशन के द्वारा खर्च किए गए पैसे ही ऐड किए गए हैं, इसमें कैंडिडेट के द्वारा खर्च किए गए पैसे को इंक्लूड नहीं किया गया है। ये अमाउंट 2019 के इलेक्शन के सामने कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं 2019 के लोकसभा इलेक्शन की कि आखिर 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के द्वारा कितना पैसा खर्चा किया गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2019 का इलेक्शन पूरी दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन हुआ था। मतलब आप सोच रहे होंगे यूएसए की इकोनॉमी हमसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन हमने केवल इलेक्शन को जीतने के लिए उनसे कई गुना ज्यादा खर्च कर दिए। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 60,000 करोड़ रुपए 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में खर्च किए गए, जिसमें से इलेक्शन कमीशन ने अराउंड 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए और बाकी 50,000 करोड़ रुपए कैंडिडेट के द्वारा खर्च किए गए उस इलेक्शन को जीतने के लिए। आप इस वीडियो को पॉज करिए और जरा सोचिए कि किस पार्टी के कैंडिडेट ने इस इलेक्शन पर ज्यादा पैसा खर्च किया होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा। इनमें रफली हाफ अमाउंट केवल बीजेपी पार्टी के द्वारा ही खर्च किए गए। इस अमाउंट में लगभग 25% पैसा जो कि 15,000 करोड़ रुपए बनता है, इस अमाउंट को सीधा वोटर्स के हाथ में दिए गए जिससे कि उन वोटर्स के वोट को खरीदा जा सके। तो आप भी अब सोच सकते हैं यदि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन की कॉस्ट कटिंग तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ ये जो करप्शन वोट को खरीदा जाता है वो भी केवल 5 साल में एक बार ही हो पाएगा। और इस करप्शन को समाप्त करने के लिए हमारी गवर्नमेंट की अन्य मशीनरी को भी और बेहतर ढंग से काम करना पड़ेगा। और इसके फेवर में एक तर्क और दिया जाता है कि इससे हमारे समाज में वॉयलेंस और नफरत काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन सामने आते हैं भारत की सभी पार्टियां कास्टिज्म, कम्युनलिज्म का सहारा लेकर पोलराइजेशन करने लगती हैं, जिससे समाज डिवाइड हो जाता है। और अगर 5 साल में केवल एक बार ही चुनाव होगा तो समाज में फैलने वाली नफरत काफी हद तक कम हो जाएगी। और अंतिम में इसके फेवर में सबसे बड़ा तर्क ये दिया जाता है कि वोटर्स के पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाएंगे। 2019 के चुनाव में लगभग 830 मिलियन वोटर यानी 83 करोड़ वोटर एलिजिबल थे वोट डालने के लिए, लेकिन उनमें से केवल 550 मिलियन वोटर यानी 55 करोड़ वोटर्स ने ही वोट को डाला। तो यदि 5 साल में केवल एक बार ही इलेक्शन होंगे तो यह नंबर इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि अभी के टाइम में 5 साल में वोटर्स को 2 से लेकर 3 बार अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है इस वोट को डालने के लिए, जो कि काफी हेडेक भरा हो जाता है। लेकिन यदि 5 साल में केवल एक बार ही वोट डालना होगा तो जरूर यह नंबर इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के अगेंस्ट में क्या तर्क दिए जाते हैं। इसके अगेंस्ट में सबसे मजबूत तर्क यह दिया जाता है कि इससे हमारे फेडरलिज्म को खतरा है, यानी हमारे स्टेट्स के लोकल इशू नेशनल इशू के सामने दब जाएंगे या फिर उन पर सीमित चर्चा होगी। मान लीजिए आप घर से निकलकर पोलिंग बूथ पर वोट देने के लिए गए और उस पोलिंग बूथ पर सेंटर के इलेक्शन के लिए ईवीएम मशीन और स्टेट के इलेक्शन के लिए ईवीएम मशीन दोनों ही आपके सामने रखी हुई हैं, तो इस बात के बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप दोनों ही ईवीएम मशीन पर एक ही पार्टीज को वोट देकर चले आएं। और इसमें भी बहुत हद तक चांसेस है कि आप सेंटर की ही पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि जब भी आप टीवी या फिर सोशल मीडिया को ओपन करते हैं तो वहां पर ट्रेंडिंग न्यूज में हमेशा सेंटर इशू ही ट्रेंड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पीएम के विदेशी दौरे या फिर आर्टिकल 370 जैसे मुद्दे और या फिर इंडिया का नाम चेंज करके भारत रखना, ऐसे ही कई मुद्दे आपके सोशल मीडिया या फिर टीवी न्यूज पर टेलीकास्ट किए जाते हैं, जिन मुद्दों का आपके लोकल इशू से कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। यहाँ पर मैं किसी पार्टी या फिर न्यूज चैनल को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेशनल टेलीविजन पर केवल इंडिया लेवल के इशू, प्रॉब्लम या फिर अचीवमेंट डिस्कस किए जाते हैं, जबकि आपके पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिक का इशू, रोड का इशू, ये सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे नेशनल टेलीविजन पर डिस्कस नहीं किए जाते हैं। तो इसलिए बहुत हद तक संभावना है कि आप वोट देते वक्त एक ही पार्टी को तीनों स्तर पर वोट देकर चले आएं। और इसी से संबंधित दूसरा कंसर्न यह है कि इससे लोकल पार्टीज या फिर न्यू पार्टीज को ग्रो करने में काफी दिक्कत होगी, क्योंकि सेंट्रल लेवल की पार्टीज के पास ज्यादा फंड और उनके पास इलेक्शन जीतने के ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, तो फिर उनके सामने लोकल पार्टीज को और ज्यादा मेहनत करनी होगी। और दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि सिटीजन्स के प्रति गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी।
अभी के सिस्टम्स के अकॉर्डिंग 1 साल या 2 साल में कहीं न कहीं इलेक्शन होते रहते हैं, जिससे कई बार गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाने में डरती है जिससे कि 1 साल बाद होने वाले राज्यों के चुनाव में उसको नुकसान उठाना पड़े। लेकिन जब इलेक्शन 5 साल में केवल एक बार होंगे तब सरकार की अकाउंटेबिलिटी अभी की तुलना में काफी हद तक कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपने गैस सिलेंडर के प्राइस में 200 रुपए का डिक्रीज देखा होगा, क्योंकि कुछ महीनों के बाद सेंटर का इलेक्शन है। जबकि आप सब ये भी नोटिस करते होंगे कि इलेक्शन के कुछ महीने पहले पेट्रोल प्राइस के दाम घट जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी प्रेजेंट सिस्टम के हिसाब से ज्यादा रहती है। और जब इलेक्शन 5 साल में केवल एक बार होंगे तब में भी प्राइस ड्रॉप केवल एक बार ही हो। और तीसरा तर्क ये दिया जाता है कि डेमोक्रेसी की जड़ों को और मजबूत करने के लिए हमें टाइम टू टाइम डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज करना पड़ता है। यानी यदि देश में समय समय पर इलेक्शन होते रहेंगे तो फिर नागरिक के पास ये ऑप्शन रहेगा, यदि कोई भी गवर्नमेंट किसी राज्य या फिर सेंटर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो फिर आने वाले कुछ महीनों या फिर सालों में उस गवर्नमेंट को हम वोट ना दें। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के बाद हमें यह मौका 5 साल में केवल एक बार ही मिलेगा। और अंतिम में इसके अगेंस्ट में 1 पॉइंट इलेक्शन में यूज होने वाली कॉस्ट है। देखिए, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ये बताया कि इलेक्शन कंडक्ट करवाने में 2 कॉस्ट होती हैं। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खर्च करती है और दूसरा कैंडिडेट उस इलेक्शन को जीतने में खर्च करते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खर्चे की बात करें तो नो डाउट उस खर्चे में बिल्कुल कमी आएगी, लेकिन अगर कैंडिडेट के खर्चों की बात करें तो वह बढ़ भी सकती है, क्योंकि उन कैंडिडेट का मानना यह रहेगा कि पहले तो हमें हर 2-3 साल में इलेक्शन के लिए खर्च करना पड़ता था, क्योंकि विधानसभा या फिर लोकसभा या फिर लोकल बॉडीज में से कोई एक इलेक्शन 2 से 3 सालों में आ ही जाता है। लेकिन अब उनके पास केवल 5 साल में एक बार ही मौका रहेगा जिसमें वो उस इलेक्शन को जीत सकते हैं, अन्यथा उन्हें 5 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो इसमें यह भी हो सकता है कि वह पिछले इलेक्शन की तुलना में और ज्यादा अमाउंट इस इलेक्शन में खर्च कर दें। और अब अंतिम पॉइंट पर बात करते हैं कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट के सामने क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। देखिए, गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये रहने वाला है कि किसी भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की स्टेबिलिटी को लेकर। मान लीजिए आज पूरे देश में और राज्य में एक साथ सरकार फॉर्म हो जाती है, लेकिन यदि कुछ समय बाद किसी राज्य में या फिर केंद्र में सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है जिससे वो सरकार डिमोलिश हो जाएगी, तब उस केस में क्या होगा? क्योंकि बाकी राज्यों में इलेक्शन 5 साल के बाद ही होगा, लेकिन जहां पर सरकार डिमोलिश कर दी गई है वहां पर गवर्न कौन करेगा? और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये रहने वाला है कि जब भी गवर्नमेंट इसको लागू करना चाहेगी तब किस ईयर को बेस ईयर माना जाएगा जहां से सभी गवर्नमेंट सिंक्रोनाइज होकर गवर्न करेंगी। मान लीजिए 2024 में ये नियम लागू हो जाता है, तब आप ये नोटिस करेंगे कि केंद्र सरकार के तो पूरे 5 साल हो गए हैं, लेकिन यूपी सरकार के तो केवल 2 ही साल कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि यूपी में तो चुनाव 2022 में ही कंडक्ट हुए थे और इस गवर्नमेंट का टाइम पीरियड 2027 तक है। और ऐसे ही विभिन्न राज्यों का टाइम पीरियड डिफरेंट ईयर्स में खत्म होगा, तब इसको एक साथ सिंक्रोनाइज करना बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है। ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास केवल 2 ही ऑप्शन है, या तो केंद्र सरकार सभी राज्यों की टाइम पीरियड को घटाकर सभी का इलेक्शन 2024 में ही कंडक्ट करवा दे, या फिर केंद्र सरकार अपनी टाइम पीरियड 5 साल से बढ़ाकर 6 या 7 साल कर दे, जब तक कि सभी राज्यों के 5 साल पूरे नहीं हो जाते हैं। और तीसरा चैलेंज संविधान संशोधन रहने वाला है। हमें संविधान के कई अनुच्छेदों में परिवर्तन करना होगा। एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 83 और 85 जो लोकसभा के टाइम ड्यूरेशन को डिस्क्राइब करता है, और ठीक वैसे ही आर्टिकल 173, 174 जो विधानसभा के टाइम ड्यूरेशन को डिस्क्राइब करता है। और इस बिल को न केवल लोकसभा और राज्यसभा में पास कराना होगा, बल्कि इस बिल को भारत के 50% राज्यों से भी पास कराना होगा, क्योंकि इस बिल में राज्यों से भी जुड़ा मामला है। हमारे भारत में टोटल 28 स्टेट्स हैं, तो फिर इस बिल को एटलीस्ट 40 स्टेट्स से पास कराना होगा, वरना ये एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। वैसे आप सबका वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या ओपिनियन है? आप किसी भी पर्सन को वोट देने से पहले किस पैरामीटर को कंसीडर करते हैं, या फिर आपकी क्या प्रायोरिटीज होती हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।